हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानम परम बलम जीपीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद भारत का पहली सिटी ऐसी बन गई है जिसे ट्री सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ट्री सिटी वो सिटी होती है जो कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करती हैं, जैसे कि उस सिटी में एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए उस बोर्ड के पास एक बजट आना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस फैलानी है उस बोर्ड को कि पेड़ों को क्यों बचाना है और बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उन्हें उठाने हैं। तो ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें हैदराबाद ने 119 और सिटीज के साथ फुलफिल किया। 119 सिटीज जो पूरे वर्ल्ड वाइड के हैं और इसलिए इसे ट्री सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये अवार्ड आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर देता है। ये रिकॉग्निशन उन दोनों के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ने पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स पिछले साल इन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप में पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट कर गया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से इसे ज्वाइन कर लिया है। तो पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई कुछ चीज है। ये एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है। तो 2015 में पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था कंट्रीज के बीच, जिसके तहत उन्हें ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसे कम करने के लिए काम करना है। तो यही इसी से रिलेटेड है ये पेरिस एग्रीमेंट, जिससे पहले यूएसए ने एग्जिट किया और अब दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया एंड मालदीव्स हैव साइंड अ डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट वर्थ $50 मिलियन। तो भारत ने मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $50 मिलियन का, यूएस डॉलर्स का। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट ऐसे काम करता है जैसे कि हमें क्रेडिट कार्ड दिया होता है, तो उसकी सपोज उसकी कुछ लिमिट है। मान लीजिए उसकी लिमिट 50,000 है, तो आप 50,000 तक उसमें पैसे खर्च कर सकते हो और आप जितने पैसे उससे निकालोगे आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट उतना ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 में से 20,000 निकाले हैं, तो जो आपको ब्याज देना है वो सिर्फ आप 20,000 पे दोगे, ना कि पूरी लिमिट पे। और आप उसको तब तक खर्च कर सकते हो जब तक पूरी जो उसकी लिमिट है। तो मालदीव 50 मिलियन यूएसडी तक उसे खर्च कर सकता है और एक बार उसने उसमें दोबारा उसे फुलफिल कर लिया, तो वो दोबारा से उसे यूज कर सकता है। तो इसके साथ साथ भारत मालदीव में उथुरु थिलाफालू नेवल बेस में एक डॉकयार्ड भी बनाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि ये उथुरु थिलाफालू कहाँ पे है, ये मालदीव में है। और डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं और उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। तो ये देखिए, ये भारत है और ये यहाँ पे ये है मालदीव्स। तो ये आप मैप बेस भी थोड़े ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ अब हमें ये याद रखना है कि इंडिया और मालदीव्स जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसे कहते हैं एक्यूवेरिन। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये आ जाता है कि जो अलग अलग देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उसका नाम पूछ लेते हैं। तो एक्यूवेरिन है इंडिया और मालदीव्स के बीच। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पंजाब कैबिनेट ने लाल लकीर नाम का एक मिशन अप्रूव कर लिया है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि लाल लकीर मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है पंजाब में। तो ये बेसिकली ये डील करता है आबादी वाला एरिया होता है। हैबिटेशन मतलब कि आबादी, जहाँ पे लोग रहते हैं उस वाले लैंड से, तो उसे वहां पे अलग अलग लैंड कंसिडर किया जाता है। और जहाँ पे आबादी होती है या हैबिटेशन होता है उसे बोलते हैं लाल लकीर एरिया पंजाब में। तो अब उसे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो रिकॉर्ड्स में आएगा, सो दैट उनकी वो प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर मोनेटाइजेशन हो सके। अभी तक उन्हें ये चीज रिकॉर्ड्स में नहीं थी, उनका ये लाल लकीर वाला एरिया पंजाब में। सो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्वामित्व स्कीम है उसके तहत इसे प्रॉपर रिकॉर्ड्स में लाएगी। तो एक चीज आप इसमें और भी याद रख सकते हैं कि स्वामित्व का क्या फुल फॉर्म है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। तो मतलब कि विलेजेस का सर्वे होगा और उसकी मैपिंग होगी। तो आपने 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है कि लाल लकीर स्कीम कहाँ पे है, मिशन कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। और ये डील किससे करता है? लैंड से और आबादी वाले लैंड से। और स्वामित्व भी आप जरूर याद रखें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि सर्वे और मैपिंग से डील करती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लद्दाख, पंजाब और ये हमारा ये लद्दाख आ गया और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये हमारे पास पंजाब है। थोड़ा थोड़ा मैप्स में स्टेट्स देखते रहें तो धीरे धीरे सारे हमारे माइंड में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट आप डायरेक्ट वन लाइनर ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी नेम्ड केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो केरला में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है।
तो ये हमें याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये है केरला में और ये है मंगलपुरम में। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें वर्चुअली होंगी, बट इसमें यह है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे कि एआई और मतलब अपग्रेडेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, वो यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। नेक्स्ट है, अगेन इट्स अ वन लाइनर, कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन ये स्टार्ट किया है लक्षद्वीप में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे खोले गए हैं, तो ये है लक्षद्वीप, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हाल ही में जो अभी हुआ है उसे किसने जीता है 2021 में। तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला होता है, 4 ग्रैंड स्लैम्स, राइट। तो इसे हमने याद रखना है कि मेंस सेक्शन में जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने, और फीमेल विमेन सेक्शन में जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। सो हमें याद रखना है कि एन से दोनों है, एन से नोवाक और एन से नोवाक है और एन से ही नाओमी ओसाका, डायरेक्ट हमें याद रखने में आसानी होगी। नोवाक जोकोविक है सर्बिया के और जापान की है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है उसका नाम बदल के रखा जाएगा नर्मदापुरम। डायरेक्ट इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट आपको दो किताबों का नाम आप याद रख सकते हैं, मैवरिक मसीहा और राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। तो मैवरिक मसीहा है, ये लिखी है रमेश कंडुला ने, और ये आंध्र प्रदेश के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे एनटी रामाराव, उनकी लाइफ पे बेस्ड है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि मैवरिक मसीहा रमेश कंडुला ने लिखी है और बेस्ड है आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव की लाइफ पे, उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी है बेसिकली ये। और नेक्स्ट है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ, मतलब कि सीआरपीएफ की हिस्ट्री से रिलेटेड है। सीआरपीएफ 1939 में रेज कर दी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हमारे पास है वो है कि आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, किस देश के साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है, तो वो है चाइना। तो चाइना ने दोबारा से वो भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, जबकि पिछले साल इतने ज्यादा क्लैशेस हमारे बीच हुए, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, लद्दाख में, अरुणाचल में, उत्तराखंड, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा, लेकिन इस सब के बावजूद चाइना दोबारा से हमारा फर्स्ट टॉप रैंक ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो ट्रेडिंग में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही चीजें काउंट होती है। जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं या उनके निर्यात कर रहे हैं, आयात निर्यात दोनों को मिला के ही ट्रेड का कैलकुलेशन होती है। और इसके साथ साथ एक चीज और हमें याद रखना है कि हमारे और चाइना के बीच बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब ये है कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए कि 77.7 बिलियन का अभी टोटल हमारा ट्रेड है। हालांकि हमारा ट्रेड पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा है। तो ये देखिए, तो भारत चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है 58.7 बिलियन, और लेकिन भारत सिर्फ उन्हें एक्सपोर्ट करता है 19 बिलियन तक। तो इतना ज्यादा हमारे बीच इम्बैलेंस है ट्रेड का, हम उनसे लेते ज्यादा हैं और उन्हें एक्सपोर्ट कम करते हैं, और इसीलिए इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट हम याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा देखिए हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए एंड थर्ड पे यूएई। और एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते हैं यूएसए को, और चाइना सेकंड नंबर पे आ जाता है और थर्ड पे आ जाता है यूएई। सो बेसिकली यही 3 कंट्रीज हैं, यूएई दोनों में थर्ड नंबर पे है, चाइना और यूएसए फर्स्ट एंड सेकंड पे आपस में जगह चेंज कर रहे हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं कि टॉप इंपोर्ट्स में क्या है, सबसे ज्यादा हम मंगवाते क्या हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन वॉच, अब एग्जाम्स में आजकल ये पूछ ले रहे हैं कि कौन सी नई ऐप बनी है और कौन सी स्टेट में या कौन सी यूटी में है। तो चंडीगढ़ ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है कार्बन वॉच नाम की, जिससे किसी व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट होगा। कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि जो कोई एक व्यक्ति कितना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई और ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, जिससे कि एटमॉस्फेयर को नुकसान हो रहा है, या ओवरऑल कितनी रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो बेसिकली इस ऐप में 4 चीजें का नोट किया जाएगा, जैसे कि कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्ट कितना जनरेट कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जा रहे हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, किस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजों से कैलकुलेट किया जाएगा किसी का कार्बन फुटप्रिंट। तो भारत में ये चंडीगढ़ में पहली जगह है जहाँ पे ये चीज कैलकुलेट की जाएगी। तो एक और चीज जो याद रखने लायक है कि
चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर अभी कौन है? वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट हमारे पास है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 50 क्लस्टर्स लॉन्च की, सफूर्ती क्लस्टर्स को इनॉग्रेट किया है। तो ये है 18 स्टेट्स में स्प्रेड होंगे। तो सब क्लस्टर्स का मतलब होता है कि ग्रुपिंग। तो सफूर्ती क्लस्टर्स क्या होंगे कि जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, उसे प्रमोट करने के लिए एमएसएमई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन क्लस्टर्स को प्रमोट करेंगी, इन्हें खोलेंगी और वहाँ के लोगों को फंड देंगी कि वो अपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। मान लीजिए आपके एरिया में कोई छोटी सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर कपड़ा बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर साड़ी है, या कोई कुछ भी अचार वगैरह है, कुछ भी, तो इसे ये सारे एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर आती है और एमएसएमई इसे प्रमोट करने के लिए क्लस्टर्स इस्टेब्लिश कर रही हैं और इन्हें कहते हैं सफूर्ती क्लस्टर्स। तो ये है, वैसे ये स्कीम काफी पुरानी है लेकिन दोबारा से आजकल न्यूज में है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो सफूर्ती की फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो पहले से होता रहा था, ट्रेडिशनली जो हो रहा था, ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये 2005 में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया था और केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, वो इसकी नोडल एजेंसी मतलब जो सारा उसका देखेगी जो इस चीज को। तो ये भी आप याद रखेंगे। सफूर्ती की फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है कि अगेन वन लाइनर, कि असम के चीफ मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने ईस्टर्न इंडिया की जो पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, उसे दरंग डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन उसकी रखी है। तो स्किल यूनिवर्सिटी क्या है बेसिकली कि 10,000 स्टूडेंट्स को 12 डिसिप्लिन मतलब 12 चीजों में ट्रेन किया जाएगा उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो ये ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है। तो अगेन ये आप याद रखें कि दरंग डिस्ट्रिक्ट में असम की ये स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी। नेक्स्ट है कि अभी अभी न्यूज में आया है कि ब्लू अर्थवॉर्म्स मेघालय में जो माइग्रेट करते थे उनका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ब्लू अर्थ फॉर्म्स आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ, जो अभी हाल ही में न्यूज में थे, वो कहाँ पे पाए गए हैं, तो वो है मेघालय में। आपने इसे याद रखना है। और ये देखिए ब्लू अर्थ फॉर्म्स, थोड़े नया आपको लग रहा होगा, और ये है ईस्ट खासी हिल्स में। हालांकि ये न्यूज में थोड़े गलत रीजन से थे, क्योंकि न्यूज ये थी कि इनके जो पैटर्न है, माइग्रेशन का मतलब है कि पहले ये पहाड़ के एक बार जैसे बरसात आती है तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है तो वैसे ही ये नीचे उतरते हैं। माइग्रेशन का ये मतलब है। तो अभी इनका माइग्रेशन इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टोन, जो वहां पे पत्थर वगैरह निकाल रहे हैं, उनकी खदानें खुदाई वगैरह हो रही है, तो उस वजह से इनका माइग्रेशन इफेक्ट हो रहा है। और ये सर्वे किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। तो मेघालय में हो रहा है, ईस्ट खासी हिल्स में हो रहा है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कर रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ये असम, और ये है मेघालय। तो आप याद रखिए कि आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि एम, आम बन गया, आम। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। वैसे तो एम से काफी सारे और भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, पर ऐसी फॉर द टाइम अरुणाचल, असम एंड मेघालय, और यहाँ पे ही कहीं ये ईस्ट खासी हिल्स है। सो थैंक यू वेरी मच।